अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और स्टडी आपकी टॉप क्लास की चल रही होगी। और चले भी क्यों ना, हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो जो लाते हैं। चलिए, तो इसी बात पर जो है, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में आके हमें अपने रिप्लाई या कोई भी चीज़ डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। राइट, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर 21, और ये जो चैप्टर है ये लगातार हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक का है। यानी कि चैप्टर 21 कंप्लीट हो जाने के बाद चैप्टर 21 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद आपका पीरियडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 22 केवल आपका बचेगा इस मॉड्यूल का, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिनिश्ड कर देंगे। फिर हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर बचे हुए हैं, सॉप एंड डिटर्जेंट बचा हुआ है 4, एक कोलाइड, यानी 5 चैप्टर केमिस्ट्री के रह जाएंगे, जिसे हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। आप रेगुलर हमारे साथ बने रहें और हम मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पीरियडिक टेबल ध्यान से देखा होगा, तो मैं आपको दिखा दूं। अब मेरे पास या तो स्क्रीन पर होगा या तो मैं इसमें से दिखाना चाहूँ आपको। देखिए, ये अगर आपको दिख रहा होगा इसमें, तो इस वाले में ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ ये जो स्टार्टिंग का होता है, ये स्टार्टिंग वाला जो होता है ये एस ब्लॉक होता है। स्टार्टिंग के पहला ग्रुप और 18 ग्रुप में पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो होता है वो होता है आपका एस ब्लॉक। फिर इधर से आप देखेंगे 13 से लेकर 18 तक जो आपने पढ़ लिया वो हो गया पी ब्लॉक। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो ब्रिज की तरह काम करता है, जो पुल की तरह काम करता है, उसे हम लोग डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। राइट, इसके अलावा ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये ग्रुप कितना से 3 से लेकर स्टार्ट हुआ है और देखेंगे 12 तक गया है। तो बीच में जितने आपको मिलेंगे सब के सब डी ब्लॉक हैं, और इन्हीं डी ब्लॉक में से यहाँ पर ए ब्लॉक निकाला गया। हुआ कुछ ऐसा कि ये जो ए ब्लॉक आपका है ये ट्रांजिशन एलिमेंट से ही निकाले गए हैं। यानी ये जो आप सीरीज देख रहे हैं ये सीरीज एक्चुअली यहाँ पर इनको आना था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जो है सारे एलिमेंट्स बुक हो चुके थे, इसीलिए इनको जो है नीचे अलग जगह दिया गया, डैट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट, तो ये चीज़ें हैं। ऐसे तो फ्री में यहाँ बंटवाते हैं बच्चों को, लेकिन आपको जो है इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और अपने घर में एक पीरियडिक टेबल जो है बढ़िया से आप इंटरनेट से HD क्वालिटी के निकाल लीजिए, या तो मार्केट में मिलता है तो मार्केट से आप खरीद लीजिए। ये आपके पास होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे, क्योंकि इसके ब्याह पर अच्छे खासे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो नज़र के सामने चीज़ें होनी चाहिए। तो सर, आप डी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, तो इस डी ब्लॉक में क्या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो चीज़ें आएंगी? यानी कि जो चीज़ें हमने पढ़ा था ना कि पीरियड के अलॉन्ग जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है तो आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी खिंचाव महसूस करता है और साइज छोटा हो जाता है। यानी जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, आप देखते हैं कि जो साइज है एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करता है, ग्रुप में नहीं, लेफ्ट टू राइट, एक ही पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो 7 पीरियड में किसी भी एक पीरियड में बात करते हैं तो वहाँ साइज छोटा होता जाता है। बिल्कुल मैच करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा। तो आइए इसकी हम शुरुआत थोड़ा सा करते हैं और समझते हैं साथ साथ में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। तो देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहले हम एक काम करते हैं। मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ आपके लिखना चाहूँगा, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे। जैसे देखिए, स्कैंडियम जो होता है वो स्टार्टिंग है, जिसमें 3 से स्टार्ट हो जाता है, यानी तीसरे ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है स्टार्टिंग जो है डी ब्लॉक का वो स्कैंडियम के साथ है। तो मैंने लिख दिया स्कैंडियम, जो कि 21 नंबर पे आता है, इनका एटॉमिक नंबर 21 है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, वेनेडियम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम है। इस तरीके से ये सीरीज में आगे बढ़ते जाते हैं, और मैं यहाँ पर एक क्रोमियम लेता हूँ। देखिए, स्कैंडियम हो गया, फिर ये देखिए ये टाइटेनियम हो गया आपका 22 नंबर पर। इसी तरीके से आप देखेंगे वेनेडियम हो गया 23 नंबर पे। इसी क्रम में आगे आता है क्रोमियम, और जो कि 24 नंबर पे आता है। तो थोड़ा सा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे
तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यार सच में एक्चुअली है क्या। क्योंकि देखिए ये इस तरह से है ना, ये फिर इनके नीचे भी आएंगे, इनके नीचे भी आएंगे, फिर इनके नीचे भी आएंगे। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि ये आगे तक बढ़ते जाते हैं, आगे तक बढ़ते जाएंगे। ये आपका थर्ड वाले का हो गया, ये फोर्थ वाले का हो गया, ये फिफ्थ वाले का, सिक्स वाले का, ऐसे करके 12 तक जाएगा। और फिर ये आप ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो देखिए स्टार्टिंग में आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीसरे ग्रुप से स्टार्ट हो गया है ना, ये कितना 1 2 3 चौथे पीरियड से स्टार्ट हो गया है। तो ये फोर्थ पीरियड में आता है। ये किस में आता है? फोर्थ पीरियड में आता है। फोर्थ पीरियड हो गया तो ये वाला हो जाएगा फिफ्थ पीरियड, ये हो जाएगा सिक्स्थ पीरियड, समझ में आ रहा है। और एक लास्ट यहाँ हो जाएगा सेवेंथ पीरियड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको कंटिन्यू आगे ये बढ़ता जाएगा। सो हम आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे कि यार कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है और हमने आपको सिखाया भी है। नहीं है तो यार अब तक आपको, अब नए होगे तो आपको नहीं आएगा, अदरवाइज अगर जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं मुझे, उन्हें आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, मुझे पता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अगर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। देखिएगा 1 की जब बात करते हैं तो केवल एक s आता है, लेकिन जब 2 की बात करते हैं 2s भी आता है, 2p भी आता है। उसी तरीके से अब स्टार्ट क्या हो जाता है? 3s 3s2 3p6। गिनती तो कर लें, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। ये 18 तक मामला है, लेकिन हमें 21 तक जाना है। अब 3p के बाद क्या होता है? अगर ये चीज़ें आप भूल जाते हैं या आपको ध्यान नहीं रहता है तो अगेन आई रिपीट, यहाँ पर आप देखेंगे अफवाह प्रिंसिपल होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। यानी अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है? 1s हो गया आपका, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया, 4f हो गया, 5s हो गया, 5p हो गया, 5d हो गया, 5f हो गया, इसी तरह सो ऑन आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि n+l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग n+l के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। अब n+l क्या होता है? देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए s के लिए, तो s के लिए l की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। ये जो है ये इन सब सेल्स की वैल्यू होती है, जैसे 1s की वैल्यू। तो देखिए शुरू में जो 1 होता है वही n की वैल्यू होती है। तो देखिए 1 और प्लस 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यहाँ देखिए 2s का मतलब 2 + 0 2, 2p का मतलब 2 + 1 3, समझ में आ रहा है। 3s का मतलब 3 + 0 3। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो जब दोनों ही इक्वल आ जाए n+l तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे जो मिनिमम होगा, जो कम होगा n की वैल्यू 2 है। तो इसी तरीके से ये एक ऐसे तरह से कट करते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग एक सीरीज को कट करते हैं। बस इतना भी अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप इस सीरीज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से, अगर आप भूल भी जाते हैं कभी, मान के चलिए बाई मिस्टेक भूल जाते हैं या कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़े आराम से आप इसको कवर कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ से जो है कैसे लिखा जाता है, तो देखिए इसी में मैंने सबसे पहले यहाँ 1s लिख दिया, फिर यहाँ से मैंने 2s उठा दिया, उसके बाद फिर मैंने कितना कर दिया? देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, s में केवल 1 डब्बा होता है, p में 3 डब्बा होता है और d में 5 डब्बा होता है। d में कितना होता है? 1 2 3 4 5 और f में 7 होता है। और हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कर सकते हैं। यानी आप मैक्सिमम s की बात करेंगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, p में मैक्सिमम 2 या 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और f में 7 ऑर्बिटल है, तो 7 ऑर्बिटल के हिसाब से 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखिए ये जो हम लिखते हैं 2 ये वाला, ये जो लिखते हैं ये इलेक्ट्रॉन का ही लिखते हैं। तो ये 1 हो गया, जो कि ऐसा लिखते हैं 1s2 कंप्लीट। इस लाइन में फिर कौन आ रहा है? देखिए यहाँ से लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा? 1s आ गया, फिर 2s आ गया, फिर कौन है? 2p है, 2p के बाद क्रॉस में देखिएगा 3s है, फिर यहाँ से क्रॉस पीछे से स्टार्ट करना है, 3p है, फिर 4s है, फिर देखिए अब देखिए 4s के बाद सीधा 3d है, फिर 4s है, 3d 4p है, 4p और 4p के बाद क्या है? 5s है, 5s के बाद फिर क्या है? 4d है, 4d के बाद क्या है? 5p है। समझ में आ रहा है आपको?
5p के बाद क्या है, ऐसा कटेगा तो फिर क्या आ जाएगा, ये देखिए 4f है, सो ऑन, ये चीजें ऐसे चलते रहती है और इसी सीरीज में हमें इसको फिलअप करना होता है। और यहीं से जैसे डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल इसमें आएगा, पी वाले में पी आ रहा था, एस ब्लॉक में एस आ रहा था, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है ना। देखिए 1s2 कर दिया, यहाँ से देखिए 2s2 भी यहाँ पर कर दिया, फिर देखिए 2p6 भी कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 21 है अभी, उसके बाद 3s2 भी हमने कर दिया यहाँ पे, फिर देखिए 3p6 भी कर दिया, यानी यहाँ तक हो गया है। अब अभी तक 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी अगला है 4s2, तो लिख दिया हमने 4s2 लिख दिया यहाँ पर। तो 4s2 लिखने का मतलब क्या हो गया, 4s2 लिखने का मतलब कितना हो गया, ध्यान से देखिए 18 और 2 20, 18 2 कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद 4s2 के बाद कौन सा आएगा, 3d में एंट्री हमने कर लिया है, तो 3d में एंट्री करने का मतलब हो गया ये 3d। अब देखिए इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब 21 अब पूरा हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 2 यहाँ तक 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 1 21 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया। ठीक है, बहुत बारीकी में बता रहा हूँ तो आपको, ताकि जो क्लियर हो पाए। अब देखिए जब इसको अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल कहता है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने में देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब ये 3d क्या बता रहा है तो तीसरे वाले में ही, यानी हो गया 3d1 और ये हो गया 4s2। ये जो आपको 1 दिख रहा है ये बताता है k सेल के बारे में, क्योंकि n = 1 होता है k सेल में, आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए ये बताता है आपको l सेल के बारे में, कि l सेल में ये ऑर्बिटल्स आएंगे, तो ये सब सेल्स आएंगे। n = 2 हो गया आपका, ये 3 वाला यहाँ तक बताता है आपका m सेल के बारे में जो आप बनाते हैं, n = 3 आ गया। और यहाँ हम एंट्री कर चुके हैं n सेल में, n सेल में एंट्री कर लिया हमने, यानी n = 4 आ गया यहाँ पे। तो ओवरऑल ये सारे ही मिक्सअप होते हैं, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं लास्ट के आप 2 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि हम डी में कवर कर चुके। देखिए ये तो फुलफिल हो गया, इस पर देखना है आपको, इन दोनों को आप देखिए, ये लास्ट वाला देखिए 4s2 और 3d1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आउटर मोस्ट जो सेल आपका है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस वाला होगा, 4s2 सबसे लास्ट हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हम लोग भरेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे, क्यों, क्योंकि डी वाले के पास कितना होता है 5 बॉक्स होता है, डी वाले के पास 1 2 3 4 5, अभी तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा, सिंगल सिंगल भरें फिर बाद में पेयर करें, नहीं समझे, देखिए ऐसे सिंगल 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 फिर आता है तब पेयर करना शुरू कीजिए। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप मेरी एक बात बताओ मुझे आप, कि अभी इसके पास इसमें टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी जो है डी वाले की, कितनी कैपेसिटी है इसको रखने की, तो डी वाले की कैपेसिटी इसको रखने की टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, और अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन और ये रख सकता है। तो 9 इलेक्ट्रॉन और रखेगा, यानी कि आप पूरा डी भर भी देंगे तो कितना पहुंच जाएगा, ध्यान से देखिए ये 21 है, 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना पहुंच जाएगा, 30 पहुंच जाएगा। 30 मतलब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक का सबसे लास्ट 12वां, जिसमें जिंक आ जाता है, यानी अगर आप पूरा इसको भर भी देंगे तो किसमें हम आ जाएंगे, जिंक के पास आ जाएंगे। देखिए 21 इलेक्ट्रॉन और साथ में अगर 9 इलेक्ट्रॉन और फिल कर देते हैं तो 30 हो गया, और 30 किसका होता है, जिंक का होता है, जिंक का 30 होता है। और किस वाले ग्रुप में आता है ये, तो इस जो ग्रुप में आता है यहाँ पे, ये 12वें वाले ग्रुप में आता है। यानी इसको अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, अगर सपोज कीजिए ये कंटिन्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कहीं जिंक आता और ये वाला जो है यहाँ पर आता 12वें वाले पे आता, यहाँ पर कोई 11वां आता, यहाँ पर कोई 10वां आता। तो इस तरीके से आप सीधे 30 तक पहुँचने का मतलब है कि पूरा जब डी को फिल करते 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 हम सीधे बॉर्डर पहुँच जाएंगे, यानी वहाँ जो है डी ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा आपका, फिर वहाँ स्टार्टिंग पी से हो जाता है। तो यहाँ भी इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का ही लिख सकते हैं। तो चलिए मिलकर ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साथ में लिखा जाए, ताकि जो है ये आप एकदम से मतलब ये ना आपको ये लगे कि हाँ यार ये चीज़ें हैं। देखिए अब स्कैंडियम के बाद जो है अब आ सकते हैं यहाँ पर टाइटेनियम पे आ सकते हैं। तो टाइटेनियम 22 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा। देखिए टाइटेनियम का जो है टी का 22 वाले का सब कुछ सेम रहेगा, देखिए सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं SC लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। या एक काम करता हूँ, केवल लास्ट का मैं लिखता हूँ, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 3d2
और ये हो जाएगा 4s2, यानी कि अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। इसी तरीके से आप वैनेडियम पे आ सकते हैं। अगर आप वैनेडियम पे आएंगे यानी V पर आएंगे जो 23 है, तो यहाँ भी सब कुछ सेम हो जाएगा, लेकिन अब कितना हो जाएगा, ये अब हो जाएगा ये 3d3 और ये हो जाएगा 4s2। ये बात क्लियर हो रही है आपको, यही हो जाएगा ना इसका। फिर क्रोमियम पे आते हैं, तो अगर आप क्रोमियम पे आते हैं जो कि 24वें नंबर पर है, तो यहाँ पर आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और वैकेंट का कहानी होता है। यानी हर कोई चाहता है कि हम फुल फिल्ड रहें। फुल फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब जितना डब्बा दिख रहा है हर डब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसको फुल फिल्ड कहते हैं। या अगर वो फुल नहीं हो सकता तो सोचता है स्टेबिलिटी के लिए हाफ फील्ड हो जाए, तो हाफ फील्ड के लिए सोचता है कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन रह जाए। एस वाला चाहता है एक डब्बा है ना, तो कम से कम एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाए। तो अगल बगल वाले से भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया जाता है, यानी अगल बगल वाले से भी थोड़ा सा बातचीत किया जाता है। कैसे बातचीत किया जाता है, इसका क्रोमियम बेस्ट एग्जाम्पल है, बनाते हैं। देखिए क्रोमियम में ये सब के सब सेम आएगा, यानी ये सारा चीज मैं चाहूँ तो यहाँ कॉपी कर सकता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये सब कॉपी आइटम है। ये सब के सब क्या है, कॉपी वाला आइटम है। अब यहाँ से चेंजेज आना स्टार्ट होता है, यानी अब देखिए ये लिखा 3d और ये लिखा 4s, तो 4s का तो 2 यहाँ रहेगा ही रहेगा। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक कितना था, यहाँ तक था 6, 6 12 और 12 6 कितना हो गया, 18 था। यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। 18 2 20 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन के बाद यहाँ बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तो आपका 24 कंप्लीट होगा। 24 कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है, आप खुद ही समझदार हो। आप मुझे एक बात बताओ, ये 3d4 लिखा है, 3d4 का मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो 3d4 का मतलब? सर डांट क्यों रहे, डांट नहीं रहे, बता रहे आपको। 3d4 क्या बता रहा है कि 3d का जब ये 5 बॉक्स आप बनाएंगे, उसमें से कुछ इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे, इसका अगर मैं बॉक्स यहाँ पर ही बनाऊं तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके बगल में जो है ये एस वाला है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि ये बेचारा सोचेगा कि यार 1 इलेक्ट्रॉन केवल कम है, इसकी वजह से मैं हाफ फील्ड नहीं हो पा रहा हूँ। अभी क्या है ना कि अभी ना ये हाफ फील्ड है, ना ही ये फुल फील्ड है, ना ही ये वैकेंट है, ना अपना 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ये, अब ना ही ये जो है बाकी के इतना 4 हो गया ना 10 होता है, यानी कि बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये। तो इसीलिए ये बगल वाले से बात करता है, कहता है ये सुनो ना, मतलब क्या हुआ, तो 4s से कांटेक्ट करता है, कहता देखो तुम 4s2 हो, बोला हाँ, अगर तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे भी दोगे तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी तो हाफ फील्ड ही बनोगे ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, एक ही डब्बा तुम्हारे पास है, एक ही ऑर्बिटल है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बोलता है हाँ, बोलता है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो तुम फुल फील्ड रहते हो, बोलता हाँ। तो अगर तुम 1 इलेक्ट्रॉन मेरी मदद कर दोगे यार, तो देखो तुम तो स्टेबल, फिर भी थोड़ा सा स्टेबल कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्टेबल रहोगे तुम, क्योंकि ऑलरेडी 2 का आधा 1 होता है, तो तुम हाफ फील्ड हो जाओगे और स्टेबल रहोगे। लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से जो है मैं भी यहाँ पर हाफ फील्ड हो जाऊंगा और स्टेबल हो जाऊंगा। जैसे बोलते हैं ना, किसी बहुत जिगरी दोस्त है, बोलते तुम 2 किडनी तुम्हारे पास है, मेरे पास 1 भी किडनी नहीं है, वो बोलता है तो मान लो मेरे पास तो दोनों है खैर और होना भी चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए। तो वो अपने दोस्त को बोलता है तुम 2 किडनी है, अगर 1 किडनी मुझे दे भी दोगे तो भी तुम जिंदा रहोगे और हम भी जिंदा रहेंगे। तो यहाँ पर ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो अब पिक्चर कैसा बन जाता है, अब ये 3d4 नहीं रहता है, अब ये कैसा बन जाता है, देखिए सेम चीज रहेगा, ये रिपीट मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये लास्ट में ये वाला जो है ना, ये वाला सेम चीज है, इसको मैं नहीं लिख रहा, सीधा यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये बन जाता है लास्ट में 3d5 और 4s1 बन जाता है, यानी कि देखिए ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड हो जाता है। तो क्रोमियम के केस में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होता है कि क्रोमियम के जहां भी आप देखेंगे यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देगा कि अगल बगल से कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी आपको मिलेगा। तो कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर हम मैग्नीज में जाएंगे तो इसके आगे Mn होता है, मैग्नीज में जाएंगे तो यानी 25वें नंबर पे जाएंगे तो बहुत सिंपल है। अगर आप 25वें नंबर पे जाएंगे यानी कि आप Mn के पास जाएंगे, 25वें नंबर पे जाएंगे तो सब चीज़ सेम होगा। अब यहाँ सिंपल है, अब यहाँ पर देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसको क्यों लेगा, इससे ऑलरेडी इसके पास 3d5 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। ये तो कहानी ठीक चल रहा है यहाँ पे, बोला हाँ अब ठीक चल रहा है। बोले 26वां आएगा तो, यानी कि मान के चलो ऐसा हो जाता है कि आयरन आ जाए तो, आयरन 26 नंबर पे आता है, बोले आयरन आ जाए तो, Fe आ जाए तो क्या होगा, ये 26 वाला आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s2 में तो 4s2 ही रहेगा। अब ये 3d6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा,
भाई जैसे भर रहे थे वैसे ही भरते जाएंगे। वो तो एक यहाँ पॉसिबिलिटी था कि यहाँ पर सबके साथ थोड़ी ना होता है, सारे दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं। चलिए 30 वाले का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बच्चों, जिंक का लिखना है, बिना देखे अपने मन से लिखना है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो आपको पॉज करना है और पॉज करने के बाद आपको लिखना है 1 2 3 पॉज। चलिए उम्मीद करता हूं आपने पॉज किया होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। मैं क्यों जोर दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, 20 मिनट हो गया है वीडियो का टाइमिंग। मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको इनका समझ में आए। सारा का सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है। अगर ये आपको लिखना आ जाएगा तो आपको हाफ फील्ड फुल फील्ड सारी चीज क्लियर हो जाएगा यार, कहां पर कैसे होता है। देखो अगर मैं जिंक का लिखना चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे लिखेंगे, सिंपल है ना। फिल करते हैं, देखिए फिल करते हैं जिंक, देखिए 1s2 2s2 दिख रहे हैं यहाँ पर, 2p6 के बाद 3s2 के बाद 3p के बाद 4s2 के बाद 3d, है ना। 3d की कहानी आ गई, तो 3d कहानी आ गई, यानी कि 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 20 20 20 क्या हो गया जी 20, और ये कितना है 30, 10 इलेक्ट्रॉन घट रहा है 3d 10। इसी को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और 3d 10 को पहले लिख लेते हैं, 3d 10 4s2। समझ में आ गया, सिंपल तरीका है यार, पूरा यहाँ पर देखिए आ गया। तो यहाँ से एक जनरल आपको मिलता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक जनरल आपको क्या मिलता है, देखते हैं 10 तक हम पहुंच गए और हमने 1 से स्टार्ट किया था, इसलिए मैं लिखता हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है n-1। दिख रहा है आपको n-1 डी 1 से 10 तक, लास्ट का बता रहा हूं, लास्ट का यानी कि इसके बाद का 3p6 के बाद का, और n s 1 से 2 कभी कभी वेरी करता जैसे क्रोमियम में भी था। अब यहां पर देखेंगे n-1, यहां पर n में ले क्या रहा हूं, तो यहां पर आपको समझना होगा कि जैसे देखिए हम आ गए थे किसमें आ गए थे, तो हम इसमें आ गए थे, इस वाले में आए थे, थर्ड वाले में, इस वाले में आए, थर्ड वाले ग्रुप में आए। तो 21 का जब हमने लिखा था तो 3d1 हो गया था, 3d1 हो गया था, और ये 4s2 हो गया था। यानी यहाँ n की वैल्यू अगर 4 लेंगे हम लोग तो यहाँ पर 4 - 1 3d का काम हो जाएगा और यहाँ पर 4s2 का भी काम हो जाएगा। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान रहेगा आपको, यस सर ध्यान रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत किया जाए, अब आपके जो गाइड है उससे किया जाए, और पेज जो है आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे। तो जितनी चीज़ें आपको मैंने सिखाई अब यहाँ से हम पिकअप में आ जाएंगे, यानी फटाफट चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। चलिए जी स्क्रीन पे दिखाया जाए, देखिए डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, चूंकि हम इंटर डी ऑर्बिटल में कर जाते हैं। और द एलिमेंट विच लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज बिटवीन ग्रुप 2 एंड 13, मतलब 2 से 13 के बीच में कौन आएगा, 13 से 12 ही तो आएगा, ऑफ द पीरियडिक टेबल एंड बिलोंग टू द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर ऑल मेटल्स, सारे के सारे ये मेटल्स होते हैं। एंड देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 वेयर n-1 स्टैंड्स फॉर, आप बोल सकते हैं कि पेनल्टीमेट यानी कि लास्ट बट वन सेल, एंड n स्टैंड फॉर द लास्ट अल्टीमेट सेल। n का मतलब सबसे लास्ट वाला सेल की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ भी था सबसे लास्ट वाला 4 था यहाँ पे, राइट। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स है पार्शियली फिल्ड डी सबसेल्स। तो आपने देखा है कि डी सबसेल पार्शियली, सब तो भरा ही था, इसमें डी को ही भरते हम लोग जा रहे थे, पार्शियली उसी को भरते जा रहे थे। एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन देयर एटम्स, अपने अपने एटम के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ फिल करते जाते हैं, राइट। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। आगे बात करते हैं, देखिए वेरियस ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात करें तो 4 सीरीज आपको ज़्यादातर इसमें पढ़ना है। देखिए 1 2 3 4, मतलब 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड, ये 4 पीरियड आपको स्टडी करना है।
जिसमें सबसे पहला अगर हम स्टार्ट करें फोर्थ पीरियड में, जो ग्रुप आपका 3 वाला उसमें स्टार्ट करते हैं, तो 3D ऑर्बिटल इसमें आता है, इसलिए 3D ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। 21 से 30 को, 21 से 30 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे स्कैंडियम 21, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नीचे लिखा है 3D1 4s2, तो हमने भी यहाँ पर किया था। फोर्थ वाले ग्रुप में आएंगे तो 22 नंबर पे आता है। हम लोग अभी लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 22 3D2 4s2। वेनेडियम की बात करते हैं, वही आता है, यानी कि फिफ्थ वाले ग्रुप में आता है। 23 3D3 4s2। क्रोमियम जो 6 वाले ग्रुप में आता है, 24 एटॉमिक नंबर है, यानी लास्ट में हो जाएगा इसका 3D5 4s1। कैसे हुआ 3D5 4s1, तो यहाँ पर जो है हाफ फील्ड फुल फील्ड का कहानी है ये। डी वाले ने अपना हाफ फील्ड किया और एक इलेक्ट्रॉन देने से 4s वाला भी हाफ फील्ड हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से आप देखेंगे आगे मैंगनीज का देखेंगे 25 है 3D5 4s2। आयरन का देखेंगे 26 है 3D6 4s2। आप कोबाल्ट का देखेंगे 27 है 3D7 4s2। निकेल का देखेंगे आपकी 28 नंबर पर है 3D8 4s2। कॉपर का देखेंगे 21 होता है। अब देखिए कॉपर वाले में भी थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि कॉपर वाले में ये 3D9 हो गया था। अब कॉपर का जरा लिख के देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर जो है मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, ये है कॉपर 29 नंबर पर है। तो आप मुझे ना वीडियो को पॉज कीजिए, 1 2 3 पॉज। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और पॉज करके कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा। वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का लिखेंगे 29 का मतलब क्या हो गया, देखिए 18 तक की कहानी तो यहीं तक था, यानी कि 18 तक था। उसके बाद क्या था यहाँ पर 4s2 और ये 3D था, तो 2 देने के बाद 20 हो गया और 20 का मतलब यहाँ पर 9 हो गया, फिर तो 3D9 हो गया। अब 3D9 का मतलब समझते हैं आप, 3D9 का मतलब हो गया कि अगर इस कॉपर को इस वाले में देखेंगे तो देखिए ऐसा सिंगल सिंगल भर लिया, इसको ही भर लिया, इसको ही भर लिया, इसको भर लिया, इसको ही भर लिया, यानी 9 इलेक्ट्रॉन हो गया है। यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा ना, तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। इसलिए बगल वाले से बोलता है कि तुम अपना मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो यही बगल वाला दे देता है इसको, तो ये बन जाता है, देखिए यही वाला बन जाता है 3D10 हो जाता है और ये 4s1 हो जाता है, यानी ये वाला हाफ फील्ड हो जाता है और ये वाला फुल फील्ड हो जाता है। तो ये कॉपर की कहानी यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं। जिंक का 30 जो मैंने आपको बताया है 3D10 और 4s2 होता है। इसी तरीके से सेकेंड 4D ट्रांजिशन सीरीज में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 39 से 48 तक जाता है, जिसमें 4D ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे यहाँ 3D ऑर्बिटल इनकम्प्लीट था, वहाँ 4D ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली है 5s2 में एंट्री कर जाएंगे हम लोग, दिख रहे हैं यहाँ पर आगे एंट्री कर जाएंगे, उसमें क्या होगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम लोग बात करते हैं फिफ्थ 5D ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं, जो कि 57 and 72 to 80 having incomplete 5D orbitals are termed थर्ड ट्रांजिशन 5D ट्रांजिशन सीरीज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से फोर्थ 6D ट्रांजिशन सीरीज में आएंगे हम लोग, तो इसमें एटॉमिक नंबर 89, फिर आप देखेंगे 104 एंड 112। आप कहेंगे सर यहाँ गायब क्या हो रहा है, ऊपर में 57 से फिर 72 आ गए, तो 58 से 71 वाला कहाँ गया, और यहाँ पर 89 के बाद 104 पे आ गए, तो यहाँ 90 से लेके 103 तक वाला कहाँ चला गया। आपके मन में सवाल आएगा फिर ये कहाँ चला गया ये, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे समझेंगे, अभी आगे हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहीं से आपका जो है कहाँ कौन निकला, एफ ब्लॉक भी यहीं से आपका निकला है और यहीं से निकल के नया बना है एफ ब्लॉक। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज। इसका मतलब ये हो गया कि इस हिसाब से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी बॉन्डिंग बनाने की, जो इनका बॉन्ड बनाने का मतलब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के हिसाब से बॉन्ड बनाते हैं ये। तो आप देखेंगे सबका दे रखा है, स्कैंडियम का सिंबल दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है। +3 का मतलब हो गया कि अभी ये जो है मतलब आप देखेंगे ऐसा, जितना जनरली प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है तो वेरी करता है यहाँ पे, यानी कि आप देखेंगे ध्यान से कि अगर ये देखिए 3 वाले ग्रुप में आ रहा है तो 100% है कि इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगर वो कोई 4th वाले में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसके पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। 5 वाले में आ रहा है तो +5 होगा, 6 वाले में आ रहा है तो +6 भी होगा, 7th वाले में +7 भी होगा। लेकिन उसके बाद से फिर क्या होता है,
उसके बाद से फिर घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं, डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से अरेंजमेंट किया इलेक्ट्रॉन्स का इसका, क्योंकि वैकेंट डी खाली होता है ना, तो हम मान लो एस का भी इलेक्ट्रॉन दे दे और इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर एक चांस बनता है। जैसे यहाँ पर 4s2 था, तो 4s2 में इसने दे दिया ना इसको, तो इसको दिया तभी तो यहाँ चाहे तो दे सकता है ना। जैसे यहीं पर देखिए 3d1 है, अब ये अभी क्या है कि डी वाले का केवल एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर क्या करेगा, ये एक ही बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन 4s2 है, 4s2 अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसको दे देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो देखिए 4 वाले में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक अनपेयर यानी एक बॉन्ड वो बना लेगा, और डी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होगा जो अनपेयर्ड होगा, तो 2 बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, तो 3 बॉन्ड बनेगा। इसीलिए वहाँ पर देखा होगा स्कैंडियम में +3 दिखाया ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे देखिएगा टाइटेनियम में, वैनेडियम में, सबका चेंज कर रहा है। इसमें एक कॉमन बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 तक जो भी ग्रुप में आएगा वहां तक वो तो होगा ही होगा। जैसे 4 में आ रहा है तो +4 भी होगा, 5 में आ रहा है +5 भी होगा, 6 में आ रहा है +6 भी आएगा। तो यहाँ से देखेंगे सबका दे रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें दी गई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम में भी रिटेन इस तरह से लिखा जा सकता है, जिसको मैंने सब आपको बता दिया है। क्रोमियम का ऐसा लिखा जाता है हाफ फील्ड का, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है एक्स्ट्रा, अगर हम कंप्लीटली बात करें कॉपर का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यानी देखिए ऑब्वियसली ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है तो 100% मैच करेगा। बोलो मैच करेगा कि नहीं मैच करेगा? यस सर, मैच करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज लाइक मेटालिक लस्टर, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक एक वर्ड को समझते हैं। जो इसने यहाँ पर लिखा है मेटालिक लस्टर यानी चमक होती है, मेलिएबिलिटी यानी कि आप इसको हथौड़े से पीट पीट के चादर बना सकते हैं, डक्टिलिटी यानी इसको तार, लंबे तार के रूप में इसको खींचा जा सकता है, हाई टेंसाइल होता है यानी इसको फैलाया जा सकता है, टेंसाइल इसके अंदर होता है, हाई थर्मल यानी कि कंडक्ट करता है हीट को। आप कोई भी रॉड ले लेंगे आयरन का, एक छोर पे आप रख दीजिए हीट पे, दूसरा छोर चाहे कितना भी रॉड लंबा क्यों ना हो वो हीट आपके पास पहुंच जाएगा, यानी कि कंडक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो ये फिजिकल चीज़ें तो कॉमन है। सेकेंड, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट मरकरी हैव टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर। हाँ, मरकरी का थोड़ा सा होता है, बाकी सबका टिपिकल होता है। नहीं, ओनली मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। देखिए इनका हाई क्यों होता है? इनका अंदर का जो एटम्स के बीच का जो पार्टिकल्स में लगता है वो इंटर एटॉमिक जो है काफ़ी हाई लगता है, बोथ NS एंड N-D इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ये जो आपको लिखा ना NS लिखा था, यानी कि ये जो जैसे ये 4s आ रहा है, 3d आ रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। एंड फोर्थ, दे आर मच हार्डर एंड लेस वोलाटाइल एक्सेप्ट जिंक, CD एंड Hg। ये जो जिंक है, ये जो आपका CD और Hg ये वोलाटाइल होते हैं, मतलब बढ़िया वोलाटाइल होता है, तभी जिंक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना है और इसको दिमाग में सेट करके चलना है। हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयन के साइजेस के बारे में बात करते हैं। तो सेम आपने देखा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। डैट मीन व्हाट, इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप हो रहे हैं? डी वाले में फिलअप हो रहे हैं। यहाँ 3D में फिलअप हो रहा है, आप 3D फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे तो 4D में होगा। इस तरह से जो है ये इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जा रहा है। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जा रहा है, डी वाले में आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको ध्यान से एक चीज़ नज़र में आ जाएगी बच्चों कि यहाँ लिखा है 3D, उसके बाद है 4s2। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि 3D के बाद 4s आएगा, यानी कि M सेल के बाद हम N सेल में एंट्री करेंगे। ये बात समझिए आप। और D सबसेल जो होता है वो वीक शिल्डिंग होता है, कमजोर होता है ये। इसीलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एस वाला, जो कि सबसे लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट का ये है ना, उससे पहले ही हम डी वाले में फिल करते जा रहे हैं, लास्ट का हमने पूरा कर दिया है। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि बीच में डी तो है लेकिन डी का जो शिल्डिंग है वो कमजोर होता है, और कमजोर वीक शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ भी जो एस है वो अट्रैक्ट हो जाता है न्यूक्लियस की ओर, जिसकी वजह से आप देखेंगे इसका जो साइज होता है वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। तो उसी वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिया है। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट लिखा है डी का,
बहुत सारी चीज़ें लिखी, कहीं कहीं आप देखेंगे कि जेडर का और एचएफ का जो है लगभग सेम एटॉमिक रेडियाई आपको देखने को मिलता है। जैसे 160 पिकोमीटर, इसका 159 पिकोमीटर। तो ये जो हम फील करते हैं ऑर्बिटल को, लिखा था फीलिंग ऑफ 4f बिफोर 5d, इसको पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप जानते हैं, उसी के बिहाफ पर है। आगे हम लोग बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर डी वाले में फिलअप होते जाता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा वेरी कर जाता है। जैसे देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर इनर n-1d। इनर कहाँ है? डी वाले में इनर यहाँ पर है। द डिफरेंस इन एनर्जी आप निकालेंगे n-d का और ns का, तो बहुत छोटा आपको एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर मिलता है, बहुत छोटा एनर्जी का डिफरेंस मिलेगा आपको। जैसे यहाँ 3d है, 3d का मतलब 3 और d का मतलब 2, 5, और 4s का मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ 4s का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, और 0 4 हो गया। बहुत मिनिमम छोटा सा आपको एक का डिफरेंस, एनर्जी लेवल आपको डिफरेंस दिखता है यहाँ पे। साथ में आप देखते हैं कि दे हैव नियरली द सेम एनर्जी, हेंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में 3d और 4s का ही यूज करते हैं। जैसे कि क्रोमियम की आप बात करेंगे तो क्रोमियम ने क्या किया था, 4s2 को भी हाफ फिल्ड कर दिया था और d वाले को हाफ फिल्ड बना दिया था। आप देखेंगे कॉपर वाले को, डी वाले को फुल फिल्ड कर दिया था और जो है इस वाले को हाफ फिल्ड कर दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर खासकर क्रोमियम में देखेंगे डी वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है और 4s वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से ये थोड़ा इनका चेंज होता है। और जैसे मैग्नीज है 3d5 4s2, तो ये +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 +5 +6 एंड +7 भी दिखाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि +2 से लेकर लगातार +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट दिखाता है, तो वो आपका है मैग्नीज। ये आप ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, मैग्नेटिक बिहेवियर की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर अनपेयर्ड होगा तो उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं और पेयर्ड को डायामैग्नेटिक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन इन आइटम। स्पिन मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हाफ +1/2 या -1/2 होता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। The metal or iron in which all the electrons spin are paired are called diamagnetic। यदि पेयर में, जैसे कि इस बॉक्स में देखिए यहाँ पेयर है, यहाँ पेयर है, जो पेयर में होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग डायमैग्नेटिक के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, अगर आप फर्स्ट रो वाले का निकालते हैं इसका, तो आपका फॉर्मूला होता है μs = √4s s + 1। यहाँ s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर्स का सम है। लेकिन एक तरीका और होता है इसको निकालने का, जहां पर आप यूज कैसे करते हैं, √ में n और n+2। अब यहाँ पर जो n होता है, यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर n क्या है यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n यहाँ पर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि आप बात करते हैं Fe2+ की, तो Fe2+ का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर नॉर्मली Fe की बात करते हैं 3d6 और 4s2 है, लेकिन जब आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर Fe को +2 चार्ज क्रिएट करते हैं, +2 यही दिखाता है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एस वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एस वाले से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d6 और 4s 0 बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे डी वाले में, तो डी वाले में आप देखेंगे कि 6 है। 6 का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, यानी पहला वाला पेयर्ड हो जाएगा, बाकी के जो 4 डब्बा है वो अनपेयर्ड हो जाएगा, यानी 4 अनपेयर्ड है। यहाँ पे Fe3+ का आप देखेंगे यहाँ पे, तो Fe3+ में आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने निकाला है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन डी से निकल जाएगा। तो ऑलरेडी डी वाले में फिर सिंगल 5 डब्बे में 5 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 5 बॉन्डिंग बना सकता है ये, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि Fe3+ इज मोर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आपसे पूछा जाए कि विच इज मोर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, Fe2+ या Fe3+, तो अगर आप दोनों का निकाल के देख लीजिए, जहाँ हमने Fe2+ में निकाला तो 3d6 था, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में था, केवल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड थे। लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन और हमने निकाल दिया तो 3d5 हो गया, यानी कि 5 जो आपको ऑर्बिटल है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। डैट मीन व्हाट, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कौन दिखाएगा, Fe3+ ज़्यादा पैरामैग्नेटिक दिखाएगा।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। आयंस की कलर्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पर। क्या होता है यहाँ पे फॉर्मेशन? द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज फॉर्म कलर्ड आयंस इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड 3D इलेक्ट्रॉन्स विच एब्जॉर्ब रेडिएशन फ्रॉम विजिबल रेंज टू अंडरगो ट्रांजिशन विद इन 3D ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होते हैं। आप जानते हैं कि एस वाले के पास एक ही डब्बा होता है, पी वाले के पास 3 डब्बा को ऑर्बिटल कहते हैं केमिस्ट्री में, और डी वाले के पास 5 होता है। यानी कि हम डी वाले की बात कर रहे हैं, 5 डब्बे हैं, 5 डब्बे में अगर पूरा कंप्लीट हो तो 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है, तब जाकर 10 इलेक्ट्रॉन से पूरा होता है। लेकिन 10 तक पहुंचने में भी हम जिंक तक पहुंच जाते हैं, वहां तक बीच में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जहां पहुंचते पहुंचते बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करते हैं, विजिबल रेंज में बहुत सारे रेडिएशन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पे, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत सारे विजिबल रेंज से। और जैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं तो ऑब्वियसली ये कलर दिखाना शुरू कर देंगे। भाई जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वही कलर दिखाएगा, बाकी रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल कॉपर इसी में आता है ना। तो आप देखेंगे अगर आप कॉपर का Cu2+ सॉल्ट लेंगे तो उसका ब्लू होता है, निकल का 2+ लेंगे यहाँ पर तो आपको कैसा ग्रीन होगा। इसी तरीके से Cu1+ यदि कॉपर का लेते हैं तो कलरलेस होता है, या तो वाइट होता है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर रीजन क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप Cu1+ करते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे इसके पीछे रीजन ये है कि हमने बनाया था 3D10 और 4s1 बनाया था। एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो ऑलरेडी 10 का 10 भरा हुआ, तो इसके पास अनपेयर्ड बचा कहाँ यहाँ पर, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अनपेयर्ड हो जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है यहाँ पे। बाकी आप देखेंगे जैसे जिंक Zn2+ का दिया, वाइट दिया है क्योंकि 3D ऑर्बिटल में यहाँ भी वाइट है। वाइट क्यों है? क्योंकि Zn2+ का मतलब क्या आ गया, Zn 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 Zn। अच्छा Zn में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब भी वो पूरा पेयर्ड ही रहने वाला है। तो जहाँ भी आपको पेयर्ड दिखाई देगा वहाँ पर वो कलर नहीं देगा, जनरली व्हाइट कलर दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कलरफुल आप चाहते हैं तो इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है, राइट। आगे बात करते हैं एलॉय फॉर्मेशन। बहुत इजी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है केवल। ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, सिमिलर साइज होता है लगभग, द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट टेक अप द पोजीशन इन द क्रिस्टल ऑफ अदर एलिमेंट। क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ये। दस ट्रांजिशन मेटल्स मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर इन मोल्टेन स्टेट, इसको पिघला के बढ़िया से आप मिला सकते हैं। एंड होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल इज ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग इन द फॉर्म ऑफ एलॉय। बहुत सारे मेटल्स हैं जिसको आप मिलाते हैं और एलॉय आप बनाते हैं यहाँ पे, बाद में बहुत बढ़िया क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे मैग्नीज को डिजोल्व कर लीजिए Fe में तो कैसा बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीज स्टील के नाम से जानते हैं। क्रोमियम को यदि आप निकल में डिजोल्व करेंगे तो निकल क्रोमियम निकल एलॉय बनेगा। और इसी तरीके से जब देखेंगे एलॉय हार्डर होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, साथ में रेजिस्टेंस जो कोरोजन होता है, कोरोजन मतलब जैसे कि कोरोजन का मतलब क्या, जो जल्दी खराब हो जाता है। तो एलॉय जल्दी खराब नहीं होता है, वो लंबे वक्त तक चलता है, तो रेजिस्टेंट होता है, मतलब रोकता है कोरोजन को। देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, यानी कि सिंगल सिंगल होगा तो शायद मेटल जल्दी खराब हो जाता है। जैसे आयरन में लोहा में जंग लग जाता है, लेकिन उसी आयरन में यदि आप यहाँ पर मिक्स कर दोगे, ये जो लिखा हुआ था, आप मैग्नीज को मिक्स कर दोगे तो स्टील में जंग नहीं लगता, यानी कि उसका कोरोजन जो क्या होता है बढ़िया, मतलब रोक कर रखता है कोरोजन को। आगे बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन। देखिए ये क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वैकेंट स्पेस और होल्स इन बिटवीन देयर एटम्स। उसमें कुछ वैकेंट स्पेस भी होता है, साइज बड़ा हो जाता है यहाँ पर, तो कुछ तो स्पेस होगा यहाँ पे। अब होता क्या है, दीज होल्स आर वाइड एनफ टू accommodate small atoms of non-metals like boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine which form covalent bond। अब इसी में क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं साथ में आके, जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, एंड किसके साथ, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। सच कंपाउंड जो बनता है उसी को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। जैसे स्टील हैज कार्बन एटम प्रेजेंट इन वैकेंट। स्टील में जब आप बनाते हैं, यानी कि आप स्टील में आपने क्या किया था, आयरन में मैग्नीज को मिलाया था, तो वहाँ बीच में कार्बन भी आप मिला सकते हैं। यहाँ पे स्टील हैज कार्बन एटम प्रेजेंट इन वैकेंट स्पेस, या इंटरस्टेसिस और क्रिस्टल लैटिस ऑफ आयरन भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी वजह से क्या होता है, ये कंपाउंड हार्ड होते हैं, स्टील क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो कार्बन एलॉयड स्टील इज यूज फॉर मेकिंग रेल लाइंस। रेल लाइंस आपने देखा कितना हार्ड होता है वो रेल लाइंस का, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ ज़्यादा हार्ड बनाना है तो नॉन मेटल्स को आप मिक्स कर देते हैं। जनरली कुछ घर का स्टील होता है उसमें कार्बन नहीं मिला है, केवल आपका मैग्नीज और आयरन मिला है, तो आप देखेंगे कि वो उतना हार्ड नहीं होता है। खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहाँ
देखेंगे एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट्स मिलते हैं फिर उनका अपना एक पावर होता है, इनका चार्ज होता है, आयंस की तरह वो बिहेव करते हैं, तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स करते हैं। अभी इसका जो अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें हम डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, पर अभी जो पढ़ना है उसकी एक नज़र देख लेते हैं। ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयन देयर हाई न्यूक्लियर चार्ज, देखिए साइज क्या है मेटल आयंस का, छोटा है, तो न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली बड़ा होगा, नहीं न्यूक्लियस के साथ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। सो यहाँ पर एंड द अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, अब डी ऑर्बिटल भी खाली पड़ा है बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, बॉन्ड बनाने का सिंपल फंडा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारा अनपेयर्ड मेरा इलेक्ट्रॉन, आओ दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो जहां जहां भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा समझिए वहां से एक बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। और जहां दो दो इलेक्ट्रॉन है तो वहां कहां बनेगा, ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर मेरी हिस्सेदारी तो रही नहीं, तो उसी का इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता ही नहीं है। इसलिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड ये बना सकता है, और वैसा ही वेरी करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये कह रहा है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ऑब्वियसली यार देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की कहानी है, तो 10 का 10 इलेक्ट्रॉन तो भरेगा नहीं, लेकिन अगर उसको अनपेयर्ड किसी तरीके से कर दिया जाए, किसी तरीके से क्या, अगल बगल के हिसाब किताब करके कुछ, तो यहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि और भी बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल या निगेटिवली चार्ज लेजेंड्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ऑब्वियसली जिसके पास लगेगा कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर दे सकता है तो ले लेगा, क्यों नहीं ले सकता, इसके पास तो वैसे भी चाहेगा कि पेयर हो जाए तो ले लेगा। अब बॉन्डिंग के लिए या तो इलेक्ट्रॉन दे वो, या जो भी जैसे करे लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे या साइड का इलेक्ट्रॉन दे, उससे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिस किसी का भी होगा। तो यहाँ से जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लीजिए FeCN का 6 3- दिख रहे हैं, ये आयरन जो है कार्बन और नाइट्रोजन CN साइनाइड हो गया, CN से यहाँ किससे कनेक्ट है, ये 6 बॉन्ड बना रहा है, और चार्जिंग क्या है 3- यहाँ पर है। यही देखिए 4- चार्जिंग के साथ भी आपको दिख जाएगा। प्लेटिनम आपको दिख जाएगा Cl4 के साथ, कोबाल्ट दिख जाएगा NH3 के साथ। तो ये जो आप बनाते हैं इनका स्ट्रक्चर आप बैठ के प्रैक्टिस करो कि किस तरीके से आप बना सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसकी वजह से ये बना लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। मेनी ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट के बारे में आपने क्या सुना है, कैटलिस्ट होता क्या है एक्चुअली। तो जब हम कैटलिस्ट की बात करते हैं तो ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शन होने वाला 1 घंटे में वो रिएक्शन 45 में हो जाए, हो सकता है आधा घंटा में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, डिपेंड करता है। इसको कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये कैटलिस्ट की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ ड्यू टू देयर वेरिएबल वैलेंसी विच एनेबल्स देम टू फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड। एक इंटरमीडिएट कंपाउंड की तरह बनते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है, बहुत देर तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करता है, तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकते हैं। दस दे प्रोवाइड रिएक्शन सरफेस ऑन विच रिएक्टेंट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। जैसे देखिए रिएक्टेंट लेते हैं A+B और एक कैटलिस्ट ले लिया C, तो यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनता है ABC, ठीक है, फिर AB और फिर इनका कैटलिस्ट अलग हो जाता है। तो ये जो बीच का इंटरमीडिएट होता है इसी का यूज हम लोग कर लेते हैं, जो थोड़ी देर के लिए होता है और रिएक्शन के रेट को ये बढ़ा देता है। देखिए एग्जांपल, Fe इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हावर्स प्रोसेस। तो हावर्स प्रोसेस में जो अमोनिया बनाते हैं उसमें Fe का इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में। प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर, नाइट्रिक एसिड यानी कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में जो आपका नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। ये सब ध्यान रखना है आपको, PT का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए बहुत फेमस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 2016 में इस पर सवाल पूछ चुका है, 2021 में भी शायद पूछ चुका है कि H2SO4 में जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 हम बनाते हैं वहाँ पर किसका कैटलिस्ट होता है। तो देख रहे V2O5 का होता है। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो जब ये आपसे पूछ सकता है तो क्या लगता है, Fe का नहीं पूछ सकता है, हावर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट होगा, या ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में कौन सा नाइट्रिक एसिड को बनाने में कैटलिस्ट यूज होगा। उसी तरीके से फाइनली डिवाइडेड इन निकेल पैलेडियम इट आर यूज इन हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जब मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है कैटलिस्ट के रूप में कहाँ कहाँ हो सकता है। आगे बात करते हैं इंथैल्पीज ऑफ ऑटोमिजेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड N-V d ऑर्बिटल। बिल्कुल सही बात है यार, डी ऑर्बिटल में फिर से खाली तो है इसके पास।
द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स कैन फॉर्म डी पाई कोवेलेंट बॉन्डिंग, बिल्कुल बनाएगा डी पाई। देयर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन देम, और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं ये ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन। इंटर समझते हैं ना, इंटर एक होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही के अंदर, इंटर मतलब अलग अलग के बीच में बात कर रहा है। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन हैंस स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग बिटवीन एटम, बॉन्डिंग भी तगड़ा बनेगा। और जब बॉन्डिंग तगड़ा बनेगा तो इंथैल्पी ऑफ एटोमिजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी क्या होगा, क्विट हाई, वो भी ज़्यादा होगा। यानी किसी को भी आपको बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बना है बहुत अच्छे से, तगड़ा दोस्ती के बीच में ये बना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें आगे ये कहता है 14 आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज मतलब आयंस को ब्रेक करने में, वही वाली बात होगी ना, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसे से आगे बढ़ते न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है डी वाला का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो बाहर वाले के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है। जैसे मान लो 4s बाहर बैठा हुआ है और 3d अंदर है, 3d को है काम कि भाई तुम रोक के रखना 4s को, लेकिन 3d कमजोर हो जाता है, तो ऑब्वियसली जो बीच में प्लस है वो खींच लेता है 4s के इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है बाहर के इलेक्ट्रॉन के साथ, न्यूक्लियस के साथ। ऑन फिलिंग द इनर डी ऑर्बिटल द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाता है अलोंग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप जाएंगे तो आयनाइजेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएंगे उतना मजबूत जितना छोटा होता जाएगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत बढ़िया न्यूक्लियर चार्ज होगा। फिर उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा क्या करना पड़ता है, बोलो, ज़्यादा एंथैल्पी एनर्जी देनी पड़ती है। उसी को बोलते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। आइए आगे बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी की, जरा बात कर लेते हैं। द मेटल ऑफ फर्स्ट सीरीज एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर को छोड़कर पहले सीरीज की बात किया जाए, रिलेटिवली आर मोर रिएक्टिव, जैसे Mn3+ की बात करते हैं या कोबाल्ट 3+ की बात करते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। उसी तरीके से Ti2+ या V2+ या क्रोमियम 2+ ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फिर से वही वाली बात आ गई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चा जब भी बोलेगा ना तो समझ जाना खुद में करवाएगा, बोलो क्या करवाएगा, रिडक्शन, और दूसरे में करवाएगा ऑक्सीडेशन। बहुत क्लियर कंसेप्ट है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और जब रिड्यूसिंग एजेंट बोलेगा तो मतलब खुद में करवाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे में करवाएगा रिडक्शन। तो क्रोमियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, मतलब खुद में करवाएगा, क्या करवाएगा, जल्दी बोलो यार, खुद में क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे में क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा। तो खुद में ऑक्सीडेशन करवाएगा। देखिए 2+ से 3+ बन तो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ हाइड्रोजन वाले में देखेंगे 1+ से 0 हो गया H2 का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ क्या करवा दिया इसने, घट गया ना, तो रिडक्शन करवा दिया। यहाँ से H2 को लिबरेट करता है ये। तो यहाँ तक जो है ना हमने ये सारी चीज़ें सीखी और ये चीज़ समझा। अब आगे यहाँ से क्या पढ़ना है, तो आगे आपको बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। जैसे पहला कंपाउंड आपको पढ़ना है पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। फिर आपको पढ़ना है आगे पढ़ना है पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। ऐसे करके अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, उनके रिएक्शंस पढ़ने हैं, वो किन किन चीज़ों के इस्तेमाल किए जाते हैं आपका। तो ये 2 कंपाउंड के बारे में विशेष तौर पे आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है पोटासियम, किसके बारे में अभी मैंने बोला आपको, पहला पढ़ना डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के बारे में पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 के बारे में पढ़ना है। तो ये जो दोनों ही कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना है बच्चों, ये वाला मैं आपको अगले वाले पार्ट में आपको लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें करवाऊँगा। और डरना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में ना जितने भी चीज़ें आएंगी हम इन टेक्स्ट के सवाल भी करेंगे एक लास्ट पार्ट में। जैसे कि अभी ये 2 पार्ट करवाएंगे हम, 2 पार्ट के बाद ए ब्लॉक भी साथ में आ जाएगा, वो फिनिश्ड हो जाएगा। फिर जो लास्ट वाला पार्ट होगा हमारा, उसमें हम इंटेक्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। मुझे पता है, मैं टीचर हूँ, तो मुझे मालूम है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हवाई बातें नहीं है, ये थ्योरिकल होता है। अब थ्योरी लिखना होता है आपको, तो इसके लिए इंटेक्स और टर्मिनल क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पढ़ तो बहुत कुछ लिया हमने, लेकिन इसमें से सवाल कहाँ से आ सकता है उसका पैटर्न चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो खैर, इसी के साथ ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहें। फिजिक्स अभी थोड़ा पीछे चल रहा है और मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है। 15 दिन का मेरे पास समय है, आज 15 अगस्त है और बहुत
गर्व और गौरव का दिन है कि आज हमारे देश का जो है स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है। तो खैर ऐसा नहीं कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, मैं आज के लिए स्टडी भी आपका फिजिक्स और कैसे ईजी किया जाए ये मैं दिन भर लगा हुआ था और मटेरियल तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेव फिनोमेना भी लेकर आना है, अभी बहुत सारे टर्म करना है। तो अगर आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया हो तो ज़रूर मुझे बताना कि फिजिक्स को कैसे कवर किया जाए। आप कहेंगे सर आपसे बेटर कौन जानता होगा, आप टीचर हो, हमें क्या पता। खैर ये बात भी सही है। तो मेरे ये था कि इच्छा है कि मैं 15 दिनों में फिजिक्स को पूरा कर पाऊँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता क्योंकि वक्त बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों मेरे भरोसे मत रहना, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ। आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई को रखो और कोशिश करो कि इस महीने सारा केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा कर दो। जितना मैंने बताया एटलीस्ट उतना तो कर ही दो। और फिजिक्स में जितना भी आपसे बन पड़ता है, जितने वीडियोज मेरे हैं उसको तो कम से कम देख ही लो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। और बाकी भी आगे से कोशिश करते रहो, खुद से भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते रहो। हफ्ते में एक बार मैंने बोला था कि खुद से टाइम टेबल सेट करके मैंने इस लायक आपको बना दिया है कि केमिस्ट्री का सिलेबस 80% कंप्लीट हो चुका है। 20% में कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं जिसको हमें केवल कंप्लीट करना है। तो इतना तो करो यार कम से कम, क्योंकि लापरवाही करने से नहीं होगा। बस यही 1-1.5-2 महीने की कहानी है। अगर ढंग से पढ़ लिया ना तो अक्टूबर में मज़ा आ जाएगा, लेकिन अगर अभी ढंग से नहीं पढ़ा तो उस समय तो फिर खुजली वाली सीजन आ जाएगा। रात को 2-2 बजे तक भी पढ़ोगे, घर वाले कहेंगे बहुत पढ़ता है, लेकिन कुछ असर नहीं होने वाला है। तो खैर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।